नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पुनर्जागरण हम पढ़ रहे थे और आज जो हम पढ़ेंगे वो पुनर्जागरण के प्रसार क्षेत्र के रूप में भौगोलिक खोजें पढ़ेंगे। अर्थात पुनर्जागरण काल में कौन कौन सी भौगोलिक खोजें हुई वो हम देखने वाले हैं और किस किस विद्वान ने की, ये सब हम देखेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पिछले मैं देख रहा हूँ कि 4 5 6 एग्जामों में और कंटिन्यू यहाँ से एक न एक सवाल पूछा गया है ना। इसलिए बड़ी तल्लीन होकर देखना, बढ़िया तरीके से देखना और बढ़िया से नोट्स बनाना, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई आपकी जो है शंका यहाँ पे नहीं रहने वाली है, बढ़िया तरीके से हम करवा देंगे। ठीक है, आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करना। और अब क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। अब से पहले थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, क्लास रेगुलर सॉरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, रोज़ मिलेगी, संडे को छोड़कर। ठीक है, कल का संडे है तो कल क्लास आपको नहीं मिलेगी। और कोशिश करूँगा यदि रिकॉर्ड कर पाया तो, क्योंकि टेस्ट वगैरह भी मुझे बनाना होता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ। तो हो सकता है मैं नहीं बना पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि कल भी डाल दूँ। तो अब रेगुलर मिलेगी आपको क्लास। ठीक है, तो प्रॉपर बने रहिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। वरना आप लोग जब रेगुलर नहीं देखते हैं ना, तो फिर हमारा भी मोटिवेशन जो है चला जाता है और जो काम करने के प्रति जो त्याग और समर्पण है वो हमारा थोड़ा ढीला हो जाता है। ठीक है, चलिए भौगोलिक खोजें हम पढ़ते हैं। भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें। ठीक है, भौगोलिक खोजें हम पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर भौगोलिक खोजों के जो कारण थे वो क्या क्या कारण थे, है ना। कारण हम देखेंगे। फिर पुर्तगाल से भौगोलिक खोजें प्रारंभ हुई, है ना। तो इसके भी कारण देखेंगे कि आखिर पुर्तगाल से ही भौगोलिक खोजों का आरंभ क्यों हुआ। ठीक है, एक वो देखेंगे हम। और उसके बाद हम प्रमुख खोजें देखेंगे। ठीक है, देखो 15वीं और 16वीं सदी का जो काल है ना, वो भौगोलिक खोजों का काल कहलाता है ना। इस काल को जो है कांटेक्ट पीरियड भी बोलते हैं, संपर्क काल भी बोलते हैं, गवेषणा का काल भी बोलते हैं, या इसको जो है सॉरी भौगोलिक खोजों का काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके परिचय में हम यही लिखने वाले हैं। देखिए परिचय में हम क्या लिखेंगे, अ, परिचय। ठीक है, परिचय में हम लिखेंगे कि 15वीं और 16वीं सदी के मध्य का काल, अ, ये भौगोलिक खोज का काल कहलाता है। इसको इसके काल को देखो, एक तो कहते हैं खोज का काल, है ना, खोज का काल। ठीक है, एक इसको गवेषणा गवेषणा का काल, है ना, एक्सप्लोरर। एक तो है ये एज ऑफ डिस्कवरी, है ना, इसको तो हम कहेंगे एज ऑफ डिस्कवरी, है ना, एज ऑफ डिस्कवरी, सॉरी COVERY, एज ऑफ डिस्कवरी। और ये है एज ऑफ एक्सप्लोरर, है ना, एज ऑफ एक्सप्लोरर। ठीक है, सॉरी, एज ऑफ एक्सप्लोरर ये आर है, एज ऑफ एक्सप्लोरर, है ना। और एक है संपर्क काल। ठीक है, संपर्क काल। ये तीन तीन नाम हम इसको देते हैं। कॉन्टैक्ट पीरियड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे नाम इस काल को देते हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी के काल को। ठीक है, भौगोलिक खोजों का काल भी हम इसको कहते हैं। तो आखिर क्यों भौगोलिक खोजें आरंभ हुई, इसके कारण क्या थे, भौगोलिक खोज होने के पीछे कारण क्या थे, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा भौगोलिक खोजों के कारण। ठीक है, भौगोलिक भौगोलिक
खोजों के कारण। ठीक है, तो प्यारे साथियों, भौगोलिक खोजों के क्या क्या कारण थे इसकी हम बात करें तो देखो, जब कुस्तुनतुनिया के ऊपर तुर्कों का अधिकार हुआ तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप के देश थे उनका अ, पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था वो रुक गया। कारण क्या था कि तुर्क लोग जो थे वो यूरोप के व्यापारियों को लूट लेते थे, है ना। और जब यूरोप के व्यापारियों को लूटते थे तुर्क, तो ऐसी स्थिति में यूरोप के व्यापारियों ने सोचा कि हमें मार्ग बदल लेना चाहिए, हमें जो कुस्तुनतुनिया है उधर होकर न जाकर कोई अलग रास्ते से हम जाएं जहाँ पे तुर्कों का अधिकार न हो। तो ऐसी स्थिति में हम जो है हमारे माल की सुरक्षा कर सकते हैं और हम पर्याप्त मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो एक इस वजह से जो है भौगोलिक खोजों की भौगोलिक मार्गों की खोज हुई। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मैं पहला कारण यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला कारण क्या था कि कुस्तुनतुनिया 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 पर तुर्कों का अधिकार होना, अधिकार होना, है ना। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, मान लो ये यूरोप है और ये कुस्तुनतुनिया है, ये पूर्वी देश है। अब यहाँ से कोई व्यापारी जाते थे ना, वो इधर होके जाते थे। ये कुस्तुनतुनिया है, ये क्या है, कुस्तुनतुनिया है। ठीक है, अब यहाँ से कोई व्यापारी जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से कोई माल लेकर व्यापारी आ रहा है, तो यहाँ पे ये लोग इनको लूटते थे, तुर्क लोग लूटते थे। कौन लूटते थे, तुर्क लूटते थे। तो ऐसी स्थिति में यूरोप वालों ने सोचा, अब यहाँ पे समुद्र था, है ना, तो यूरोप वालों ने सोचा कि यहाँ से यदि हम सीधे यहाँ चले जाएं तो हमको जो है इन लोगों से, तुर्कों से निजात मिल जाएगी और हमारा जो मुनाफा है वो पर्याप्त रहेगा और प्रॉपर बना रहेगा। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने जो है समुद्री मार्ग की खोज की। आपको पता होगा वास्को डी गामा गया बिल्कुल इधर जो अफ्रीका होते हुए यहाँ पे पहुंचा था। इब्न माजिद नामक एक ओमान का व्यापारी था, उसकी सहायता से, है ना। तो ये समुद्री मार्ग खोजे, है ना, इस प्रकार से समुद्री मार्ग खोजे गए थे। ठीक है, तो इतनी बात, ये जो बात है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार वाली बात, वो ये इस हल्के से ये इस डायग्राम से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, वैसे नक्शे में आप देखोगे ना तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब डिजिटल बोर्ड है नहीं, वरना मैं नक्शा भी ले आता बढ़िया तरीके से। हाथ से मेरे से बनाया नहीं जाता, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं कभी याद नहीं किया। याद तो किया है लेकिन मतलब बनाने की प्रैक्टिस नहीं की, सॉरी। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों के पीछे कारण एक तो ये हो गया, ठीक, कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूरोप के व्यापारी थे उनको तुर्क लूटते थे। इस कारण यूरोप के व्यापारियों ने और नए मार्गों की खोज की। दूसरा कारण ये था कि जो यूरोपवासी जो लोग थे, यूरोप के लोग, वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इस कारण भी उन्होंने जो है नए मार्ग खोजे, क्योंकि वही था, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था। तो तुर्क लोग तो मुस्लिम थे और ये ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को आगे नहीं जाने देते थे। तो ऐसी स्थिति में इनको जो है यूरोप वासियों को नए मार्गों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो दूसरा कारण मैं दे दूंगा यहाँ पे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, और नंबर 3 पे और हम कारण दे सकते हैं कि आपको पता होगा सॉरी, वेनिस का एक यात्री था मार्को पोलो। वो मंगोल दरबार में गया था करीब 1272-73 में, और उसने एशिया के वैभव का वर्णन जब यूरोप में जाके किया, तो एशिया की प्रसिद्धि के बारे में यूरोप वालों को जब पता चला, तो उन्होंने जो है एशिया तक पहुंचने के लिए और नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे भौगोलिक खोजों के पीछे। ठीक है, तीसरा कारण मैं लिखता हूं, मार्को पोलो
मार्को पोलो मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत का प्रभाव। ठीक है, यात्रा वृत्तांत का प्रभाव। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों। कुछ प्रमुख कारण थे भौगोलिक खोजों के पीछे, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि पुर्तगाल जो था उसने सर्वाधिक योगदान दिया भौगोलिक खोजों में, और भौगोलिक खोजों की शुरुआत सॉरी भौगोलिक खोजों की जो शुरुआत हुई वो भी पुर्तगाल से ही हुई थी, है ना। तो आखिर पुर्तगाल से ही भौगोलिक खोजों की शुरुआत क्यों हुई, इसकी भी जानकारी हम यहाँ पे जुटा लेते हैं। उसके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर हम सीधे खोजों की बात कर लेंगे। ठीक है, कारणों की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ कि पुर्तगाल पुर्तगाल से ही भौगोलिक पुर्तगाल से ही भौगोलिक खोजों की शुरुआत कैसे हुई या क्यों हुई, है ना। क्यों लिखेंगे, कैसे तो फिर क्या, क्यों हुई, है ना, क्यों हुई। ठीक है, पुर्तगाल से ही भौगोलिक खोजों की शुरुआत क्यों हुई, तो उसके पीछे देखिए क्या क्या कारण थे। यहाँ पे हम लिखेंगे कारणों को। एक तो पुर्तगाल जो था वो एशिया से जो वस्तुएं जाती थी ना पुर्तगाल में, वो काफ़ी महंगी जाती थी। क्यों? क्योंकि बीच में जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि जो तुर्क थे वो लूट लेते थे, है ना, पुर्तगाल के व्यापारियों को। तो अब व्यापारी अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं, व्यापारी को यदि बीच में कुछ पैसा खर्च करना पड़ा है, टोल देना पड़ा है, विभिन्न प्रकार के टोल देने पड़े हैं, या जो गाड़ी का किराया भाड़ा लगा है, या बीच में किसी ने कुछ लूट लिया है, तो वो सबका व्यापारी वस्तु के क्रय मूल्य में ऐड कर देता है, और फिर जितना खर्चा उसकी जेब से हुआ है उसमें भी अपना मुनाफा लगा के और फिर वस्तु को बेचता है। तो ऐसे करने पर एशिया की वस्तुएं पुर्तगाल तक पहुंचते पहुंचते बहुत अधिक महंगी हो जा रही थी। इस कारण एशिया की वस्तुओं की, और जबकि एशिया की वस्तुओं की मांग जो थी पुर्तगाल में खूब थी, तो ऐसी स्थिति में पुर्तगाल के व्यापारियों ने जो है नए मार्गों की खोज की, ताकि वस्तुएं उचित कीमत पर पुर्तगाल में बेची जा सकें और मुनाफा भी अच्छा कमाया जा सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एशिया की वस्तुओं का पुर्तगाल में महंगा बिकना। ठीक है, एक कारण तो ये है ना, एशिया की वस्तुओं का एशिया की वस्तुओं का पुर्तगाल में महंगा बिकना। ठीक है, एशिया की वस्तुओं का पुर्तगाल में महंगा बिकना पहला। दूसरा दूसरा इसमें यह है कि सॉरी पुर्तगाल की जो तटरेखा थी वो लंबी थी, है ना, इसलिए यहाँ पे जो है जलमार्ग की खोज करना इनके लिए थोड़ा आसान था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुर्तगाल पुर्तगाल की लंबी तटरेखा का होना, लंबी तट रेखा का होना। ठीक है, पुर्तगाल की लंबी तटरेखा का होना पहला। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये है कि पुर्तगाल में जो नाविक थे वो नाविक खूब थे। अब सीधी सी बात है, नाविक वहाँ पे होने ही है, जब तटरेखा लंबी है तो नाविक भी वहाँ पे होंगे। देखो, मरुस्थल में आपको नाविक नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। मरुस्थल में वो लोग मिलेंगे जो रेत में दौड़ने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे मिलेंगे, है ना, और नाविक वहीं मिलेंगे जहाँ पे पानी होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ की तटरेखा लंबी थी तो यहाँ पे पानी था, इसका मतलब, और पानी था तो नाविक यहीं पर मिलेंगे, तो नाविक खूब थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुशल नाविकों का होना, कुशल नाविकों का
होना, ठीक है। और यहाँ पे सामंत प्रणाली भी कमजोर थी, है ना, सामंत प्रणाली का कमजोर होना, ठीक है, सामंत प्रणाली का कमजोर होना। और भी मैं यहाँ पे लिखूं तो जो हेनरी नेविगेटर था, यहाँ के राजकुमार थे हेनरी नेविगेटर, उसने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया, नाविकों को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो हेनरी हेनरी नेविगेटर हेनरी नेविगेटर ये जॉन फर्स्ट का बेटा था ना, जॉन फर्स्ट का बेटा, ठीक है। हेनरी नेविगेटर का समर्थन मिलना, ठीक है, समर्थन मिलना। क्या क्या समर्थन मिला हेनरी नेविगेटर का? एक तो इसने जो है विद्यालय खोले। कौन से विद्यालय? नाविकों को प्रशिक्षण देने हेतु विद्यालय खोले थे, है ना। क्या खोले? विद्यालय खोले, विद्यालय खोले, ठीक है। किस लिए? नाविकों को प्रशिक्षण देने हेतु, है ना, नाविकों के प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, नाविकों के प्रशिक्षण हेतु विद्यालय खोले। दूसरा, इसने जो है एक काम किया था, अपना अपना बंदरगाह खोला, अपना बंदरगाह खोला। बंदरगाह का नाम लागोस मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? लागोस नामक इसने बंदरगाह खोला, ठीक है। तो ये सारे काम किए थे हेनरी नेविगेटर ने, जॉन फर्स्ट का बेटा था, और जो है इन समुद्री यात्राओं को समर्थन दिया था हेनरी नेविगेटर ने, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों, कारण की बात हमने की कि आखिर पुर्तगाल में ही और जो है पुर्तगाल में ही और भौगोलिक खोजों का प्रारंभ क्यों हुआ। हेनरी नेविगेटर ने वित्त की व्यवस्था भी की थी नाविकों के लिए ना, ये भी ध्यान रखना। वित्त की व्यवस्था भी की, है ना। किसके लिए? नाविकों के लिए वित्त की व्यवस्था भी की, और ओ क्विंटो नामक कर भी लगाया था, है ना। इसने जो है ओ क्विंटो नामक कर भी लगाया था, है ना, ओ क्विंटो नामक कर लगाया, ठीक है। ओ क्विंटो नामक कर भी लगाया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, कारणों की हमने बढ़िया तरीके से बात की, और अब मैं जो है आपको सॉरी उन प्रमुख खोजों के बारे में बता देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। हम 2-3 चरणों में इनको पढ़ेंगे। जैसे पहले चरण में देख लेंगे कि पुर्तगाल के द्वारा जो अभियान भेजे गए थे और उन्होंने कौन कौन सी खोजें की, एक वो देखेंगे। दूसरा, स्पेन के द्वारा जो अभियान भेजे गए थे उन्होंने कौन कौन से स्थानों की खोज की। और तीसरा, अन्य देख लेंगे। चूँकि पुर्तगाल ने और स्पेन ने ही भौगोलिक खोजों का नेतृत्व किया था, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भौगोलिक खोजों को नेतृत्व प्रदान करने वाले देश। ये पूछते हैं विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है पुर्तगाल का, दूसरे नंबर पे स्पेन, ठीक है, और तीसरे पे फिर अन्य देश आ जाएंगे। तो ये क्रम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, और मोस्ट लगा देना, सवाल आता है, ठीक है। चलिए, तो अब पुर्तगाल के द्वारा कौन कौन से अभियान भेजे गए थे, किस किस को भेजा गया था, वो सारी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, और मैं इसको जो है मिटा रहा हूँ, ठीक है।
परिचय हमारा पूरा होता है। परिचय और कारण हमने पढ़ लिए हैं, और अब हम जो है आगे की चर्चा करेंगे। आप विद्यार्थियों इसको शेयर किया करें, अपने साथियों को बताएं कि क्लास चल रही है, ठीक है। अच्छे व्यूज़ आएंगे तो फिर हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, वरना फिर हम भी जो है क्लासें बीच में छोड़ के और हम हमारा काम करेंगे। फिर क्यों फालतू में हम यहाँ पे माथापच्ची करें। वैसे भी 5-7 मिनट का वीडियो हम बनाते हैं, तो उसमें हमें ना तो कोई समय लगता है ज़्यादा, और ना उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, और उसमें व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पे, मैंने अभी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के ऊपर 5 वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे जाके देखना आप, या चैनल पे जाके देखना, और चैनल पे जो पॉपुलर वीडियो है उस पर क्लिक करना, तो आपको महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाए गए वीडियो ही मिलेंगे आपको। कारण क्या है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वही 5-7 मिनट का वीडियो होता है, वो बहुत अधिक चलता है ना यूट्यूब पे। तो मैं यहाँ पे मेहनत ऐसे ही नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखोगे तो ही मेहनत करेंगे, वरना फिर आप नहीं देखोगे तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ फालतू में। क्योंकि अगली जो भर्ती होगी उसके लिए मैं डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा, इस बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊँगा। तो वैसे भी ये वीडियो फालतू में ही जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग बढ़िया तरीके से देखोगे, रेगुलर देखोगे, लगातार कमेंट करोगे, तो फिर मुझे पता रहेगा कि भाई आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है ना। भाई आप कमेंट करते हैं, इसका मतलब आपको कहीं समस्या आई है, इसीलिए, यानी कि आपको चीज़ समझ में आ रही थी और अब नहीं आई, तो आपने कमेंट किया, है ना। और अब कमेंट आप नहीं करोगे तो दो चीज़ें निकल के आएंगी। पहली तो ये कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, और पहला तो ये कि आप देख ही नहीं रहे, और दूसरा ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता रहे कि कौन कौन देख रहे हैं। वरना फिर क्लासें जो है मैं मेरे स्तर पे देता रहूँगा, उसमें कई बार क्या होता है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, और जब आप रेगुलर देख रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि यार हमारे भरोसे कोई बैठा है उधर भी, पता नहीं कौन कोई कहाँ से देख रहा है, कोई कहाँ से देख रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम अनिवार्य रूप से क्लास लाते हैं, ठीक है। और जब कोई भी नहीं देख रहा होता है, कोई कमेंट नहीं कर रहा होता है, तो हम भी इग्नोर कर जाते हैं कि कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, वीडियो तो काफ़ी पड़ी हुई है, ठीक है। कोई देखेगा तो उनको देख लेगा, और उनको पूरा जब देख लेगा तो फिर वो कमेंट करेगा कि सर और क्लास आने दीजिए। तो जब ऐसा कोई कमेंट हमारे पास नहीं आता है कि और क्लास आने दीजिए, तो फिर हम क्लास नहीं लाते, सीधी सी बात है ना। बिना डिमांड के और क्लास यहाँ पर नहीं लाई जाती यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट करें और लगातार करते रहें, तो फिर आपको जो है क्लास लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुर्तगाल द्वारा भेजे गए अभियान। पुर्तगाल द्वारा भेजे गए अभियान, ठीक है। पुर्तगाल द्वारा भेजे गए अभियान, इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो बोर्थोलोम्यू डियाज का नाम आता है, ठीक है। बोर्थोलोम्यू डियाज, बोर्थोलोम्यू डियाज का नाम आता है, ठीक है, बोर्थोलोम्यू डियाज। तो ये लीजिए विद्यार्थियों, बोर्थोलोम्यू डियाज के बारे में अब हम देखते हैं क्या क्या है बोर्थोलोम्यू डियाज। देखिए, इसने कुल जो खोजें की वो ऐसा कहा जाता है 6 खोजें इसने की थी, ठीक है। ओजोर्स द्वीप को इन्होंने खोजा, कैपर डे को खोजा, कांगो नदी को खोजा, इसके अलावा इन्होंने मेडिरा को खोजा, और एक सियरा लोन को खोजा, ठीक है। कि 6 खोजें इन्होंने की, और सॉरी 5 तो ये हो गई, छठी जो खोज थी वो थी उत्तम आशा अंतरिप, है ना। केप ऑफ गुड होप आपने सुना होगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण खोज थी, 6ठे नंबर की, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इन्होंने कुल 6 खोजें की थी। इन्होंने कुल 6 खोजें की थी, कौन कौन सी थी? 6 में देखो, एक तो थी ओजोर्स द्वीप, ओजोर्स
द्वीप, ठीक है। दूसरी है केपरडे, केपरडे। तीसरी है कांगो नदी, कांगो नदी। चौथी है मेडीरा, मेडीरा। पांचवी हो जाएगी जो है सियरा लियोन, सियरा लोन, ठीक है। और छठी है केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ, सॉरी, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। उत्तम आशा अंतरीप इसको बोलते हैं, उत्तम आशा अंतरीप की खोज इन्होंने की थी। तो ये था प्यारे साथियों, ये जो 6 खोजें की बार्थोलोम्यू डियाज ने, बड़ी ही महत्वपूर्ण खोज थी ये, है ना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तम आशा अंतरीप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो ये उत्तम आशा अंतरीप की खोज जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने की 1488 में की, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह अवस्थित है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उत्तम आशा अंतरीप की ये जो खोज की 1488 ईस्वी में की थी, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है उत्तम आशा अंतरिप। तो ये विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछ लेंगे कि बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की गई, है ना। फिर उसमें 3 इसमें से दे देंगे और एक चौथा कोई और ऑप्शन देंगे, ठीक है, जिसकी खोज किसी और ने की होगी। तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर है वो निकल जाना चाहिए, ठीक है। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक आपको आंसर निकालना मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से याद करना, बड़े शॉर्ट और संक्षिप्त तरीके से मैंने आपको बता दिया है। सवाल बार्थोलोम्यू डियाज से कोई आएगा तो यहीं से फंसेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसको भेजने में वही जो पुर्तगाली नाविक था उनके, सॉरी, पुर्तगाली राजकुमार था, उसका बड़ा योगदान था, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं दूसरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत बड़ा नाम है, वास्को डी गामा का, ठीक है। वास्को डी गामा का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरे नंबर पे, मैं इधर लिख देता हूँ वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक थे, पुर्तगाली तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो वास्को डी गामा 4 जहाज लेकर निकला था यात्रा करने के लिए भौगोलिक खोजों के चक्कर में। कैब्रियल, राफेल और बोरिया नाम से जो है जहाज थे, एक जहाज का नाम अज्ञात है ना, राफेल और जो है सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ग्रेब गैब्रियल, राफेल, है ना, गैब्रियल, राफेल और जो है बोरिया या बेरिया, ये 3 तो नाम मिलते हैं, एक नाम जो है अज्ञात है, अज्ञात, ठीक है। मैं इसको तो हटा देता हूँ। ये 4 जहाज लेकर यात्रा हेतु निकला, ठीक है। इन 4 जहाजों को लेकर यात्रा हेतु निकला था वास्को डी गामा, और ओमान में एक व्यापारी मिले थे इनको, इब्न माजिद, इब्न माजिद नामक व्यापारी ने इनको रास्ता बताया भारत के लिए कि आप इस रास्ते से चले जाइए, आपको भारत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसी रास्ते से गए और 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुँचे, जहाँ पर वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे राजा जमोरिन, उन्होंने इसका वास्को डी गामा का भव्य स्वागत भी किया था, ठीक है। तो इस बात को मैं लिखना चाहूँगा आगे।
इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये इसको मिटा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए, ओमान के व्यापारी, ये नाम ध्यान रखना, इब्न माजिद। ठीक है, ओमान के व्यापारी इब्न माजिद की सहायता से, यानी कि इसने रास्ता बताया था ना, रास्ता बताया, की सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे। ठीक है, जमोरिन यहाँ का शासक था। जमोरिन नामक स्थानीय शासक ने गामा का भव्य स्वागत किया। ठीक है, गामा का स्वागत किया था। गामा भी इसके लिए बहुत सारे जो है उपहार लेके गया था, टोपी वगैरह और कोई वस्त्र, इस प्रकार की चीज़ लेके गया था ना, वो ले जाके इसने दिया था। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों। हाँ, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूरोप से, यानी कि पुर्तगाल से, और भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी, है ना। इस प्रकार से वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज गामा ने की। ठीक है, गामा मतलब वास्को डी गामा ने की। ठीक है, तो इसके बाद भी वास्को डी गामा, ये तो 1498 में गया। इसके बाद वास्को डी गामा 1502 में पुनः गया भारत, है ना, पुनः भारत गया। पहली बात, और एक बात और ध्यान रखना, 1521 में गामा वायसराय बनकर भारत गया था। क्या बनकर? वायसराय बनकर भारत गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गामा जो था वो 1521 में भारत गया तीसरी बार, जबकि वायसराय के रूप में पहली बार गया। तो ये पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा भारत में वायसराय बनकर कब गया। पुर्तगीज जो कंपनी थी उसका वायसराय बनाकर इसको भेजा था जॉन सेकंड ने, है ना। जॉन सेकंड उस समय शासक था। और मैनुअल इस समय जो भेजा 1498 में, इस समय शासक था मैनुअल। और इसको जब वायसराय बनाकर भेजा, उस समय पुर्तगाल का शासक जो था वो जॉन तृतीय था, जॉन सेकंड नहीं था, जॉन तृतीय ने भेजा था ना। ये जो भेजा था, ये किसने भेजा था? जॉन थर्ड ने भेजा था। और 1498 में जो इसको भेजा था वो मैनुअल ने भेजा था ना, मैनुअल ने भेजा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये था प्यारे साथियों हमारे बार्थोलोम्यू डियाज और वास्को डी गामा की हमने बात कर ली है। इसके अलावा एक पुर्तगाल के एक और नाविक का नाम हमको मिलता है कैब्राल का, जिसने 1500 ईस्वी में ब्राज़ील को खोजा था। ठीक है, तो तीसरे नंबर का मैं जो है यात्री की बात करूं तो कैब्राल की बात कर लेता हूं। कैब्राल, जिसने 1500 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ की और किसको खोजा? ब्राज़ील को खोजा था, है ना। ब्राज़ील को खोजा था। ठीक है, कैब्राल ने जो है
ब्राज़ील को खोजा था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आगे के जो अ, देखो पुर्तगाली नाविक तो यहाँ पे 3 ही हो जाते हैं, ठीक है। अब हम स्पेन के नाविकों की बात करेंगे। स्पेन के नाविकों में 2-3 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो कोलंबस का, एक मैगलन का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्पेन के द्वारा भेजे गए अभियान, ठीक है। ये पुर्तगाल द्वारा भेजे गए अभियान हमने पढ़ लिए हैं, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। ठीक है, तो अब हम स्पेन द्वारा भेजे गए अभियान, सॉरी, स्पेन द्वारा भेजे गए अभियान, ठीक है। स्पेन द्वारा भेजे गए अभियान, इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है कोलंबस का, ठीक है। क्या गजब का नाम है कोलंबस। निकला था भारत की खोज में और पहुंच गया नई दुनिया में, है ना। उस समय तो नई दुनिया ही नाम दिया गया था अमेरिका को और 1507 में जाके अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम कोलंबस की, ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों, ये जो कोलंबस था ये इसने कुल 4 यात्राएं की, है ना। 1492-93 में पहली यात्रा की, जिसमें इसने जो है क्यूबा और बोहोमासा तक ये पहुंचा था और वहाँ के निवासियों को इसने रेड इंडियन नाम दिया। इसको इसने सोचा मैं भारत में पहुंचाऊं और जब वहाँ के लोगों के बाल जो थे उनके कलर लाल थे तो उसने रेड इंडियन उनको नाम दे दिया। आज भी वहाँ की जनजाति है उसको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, उसी आधार पे जाना जाता है, ठीक है। बाद में अमेरिको वेस्पुसी एक विद्वान था, उसने कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में अ, उस दुनिया का नाम, नई दुनिया का नाम जो है क्या दिया, अमेरिका दिया, ठीक है। कोलंबस जो पहुंचा था क्यूबा और बोहोमासा में, उस क्षेत्र को नई दुनिया नाम दिया गया था कि ये एक नई दुनिया है, ठीक है। तो नई दुनिया की खोज की, न्यू वर्ल्ड जिसको हम जो है अमेरिका कहते हैं, नई दुनिया, ठीक है, उसकी खोज की थी इसने। 4 यात्राएं इसने की। पहली यात्रा 1492-93 में की, दूसरी यात्रा 93 से 96 के बीच में की, ठीक है। दूसरी यात्रा में ये कैरेबियन क्षेत्र में पहुंचा। तीसरी यात्रा इसने 1498 से 1500 के बीच में की, जिसमें यह बीमार पड़ गया, वापस लौटा। और चौथी यात्रा 1500 जो है 2 से प्रारंभ की और 1504 तक इसने यात्रा की, जिसमें यह पनामा तक पहुंचा। लेकिन जो स्पेन की रानी थी इसाबेल, जिसने इसको सहायता दी थी कोलंबस को, उसी ने लास्ट में जाके इसके सम्मान वगैरह सब वापस लौटा लिए। इसको जो पैसा वगैरह दिया था वो ले लिया था, है ना। मतलब इसके सम्मान जो थे वापस ले लिए थे किसी कारण से। तो ये इस प्रकार की यात्रा रही कोलंबस की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुल 4 यात्राएं की, है ना। कुल 4 यात्राएं की, कौन कौन सी। प्रथम यात्रा की 1492-93, इसमें ये पहुंचा था क्यूबा व बोहोमासा, है ना। क्यूबा व बोहोमासा पहुंचा और यहाँ के लोगों को नाम दिया इसने रेड इंडियन, है ना। क्या नाम दिया, रेड इंडियन नाम दिया, है ना। तो ये नई दुनिया की खोज थी, है ना। न्यू दुनिया, न्यू न्यू वर्ल्ड या न्यू दुनिया या नई दुनिया इसको नाम दिया गया, ठीक है। नई दुनिया नाम दिया गया, न्यू वर्ल्ड नाम दिया गया। बाद में जाके अमेरिका नाम पड़ेगा इसका, वो पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1900, सॉरी ये तो था 1492 की बात,
कब की बात थी? 1492 की। लेकिन 1507 में अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इस नई दुनिया का नाम, इस नई दुनिया का नाम, इस नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका पड़ा, ठीक है। अमेरिका नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा था, ये ध्यान रखना। और अमेरिगो वेस्पुसी की जो रचना है वो है कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन, है ना, सॉरी, कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन, कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन। इस पुस्तक में पहली बार अमेरिका शब्द का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखना ना, पहली बार अमेरिका शब्द का उल्लेख, ठीक है। पहली बार अमेरिका शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन में मिलता है। यह पुस्तक अमेरिको वेस्पुसी के 1507 में यह पुस्तक लिखी गई थी। और अमेरिका के लिए अमेरिका शब्द का जो प्रयोग किया गया वो 1507 में इसी पुस्तक में किया गया था, कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। खोज कब हुई? 1492 में। किसने की? कोलंबस ने की। लेकिन नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। अमेरिको वेस्पुसी 1507 में यहाँ पे गया था, ठीक है। और उसने एक पुस्तक लिखी कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन, उसमें इस क्षेत्र के लिए अमेरिका नाम रखा गया था। मतलब अमेरिका शब्द का उल्लेख मिलता है तो उसी के नाम पर, अमेरिको के नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा जाता है, ठीक है। कोलंबस की यात्रा हम पढ़ रहे थे, प्रथम यात्रा हमने देखी। दूसरी यात्रा की मैं बात कर लेता हूँ, सॉरी, दूसरी यात्रा ये हुई थी 1493 से और 1496 के बीच में, ठीक है। इसमें कैरेबियन क्षेत्र में पहुंचा, कैरेबियन क्षेत्र में पहुंचे थे ये ना। तीसरी यात्रा की बात करूं तो 1498 से 1500 के बीच में, इसमें बीमार पड़ा इसलिए वापस लौटा, ठीक है। बीमार पड़ा इसलिए वापस लौटा। और चौथी यात्रा जो थी वो 1502 से प्रारंभ हुई और 1504 तक ये चली। और इसमें जो है पनामा तक पहुंचा था, है ना, पनामा तक पहुंचा था। ये ध्यान रखना, कोलंबस को जो पैसा दिया था इसके लिए, यात्रा के लिए, है ना, यात्रा हेतु सहायता स्पेन की रानी इसाबेल ने दी थी। इसाबेल ने दी थी, मगर चौथी यात्रा के बाद वापस ले ली। चौथी यात्रा के बाद वापस ले ली, ठीक है। चौथी यात्रा के बाद जो है इसाबेल ने वो जो सहायता दी जा रही थी वो वापस ले ली थी, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों, कोलंबस का जो यात्रा वृत्तांत था वो मैंने बढ़िया तरीके से आपको बोल के सुनाया। प्रत्येक यात्रा का बखान किया और न्यू दुनिया की जो खोज की उसकी मैंने बात कर ली, है ना। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और इस समय स्पेन का जो शासक था वो फर्डिनेंड था, यानी कि इसाबेल जो रानी थी, इसाबेल का जो पति था वो राजा फर्डिनेंड था ना। कौन था? राजा। राजा का नाम क्या था? फर्डिनेंड, ठीक है। ये डे है, राजा फर्डिनेंड था ये। वैसे पूछा जा सकता है कि कोलंबस ने जब यात्रा प्रारंभ की थी उस समय स्पेन का शासक कौन था?
तो राजा फर्डिनेंड था, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले की बात करेंगे हम तो वो करेंगे हम मैगलन की बात। बड़े शानदार व्यक्ति थे मैगलन, पूरे विश्व की पहली बार समुद्री यात्रा करने वाला बंदा था मैगलन, जो कि 1521 में 1519 में उसने यात्रा कर ली थी, है ना। लेकिन यात्रा का सिलसिला उसका चल ही रहा था कि मल्टम का एक युद्ध हुआ कुछ जंगली जातियों के साथ में 1521 में, और उस युद्ध में मैगलन मारा गया और उसकी यात्रा पूरी भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैगलन के नेतृत्व में यह यात्रा प्रारंभ हुई थी सॉरी, इस कारण से मैगलन को पूरी समुद्री यात्रा के माध्यम से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति माना गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ 2 नंबर पे मैगलन। ठीक है, मैगलन की बात करेंगे विद्यार्थियों। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पेन ने इनको सहायता दी थी, है ना। स्पेन के अभियान तो हम बढ़ ही रहे हैं। स्पेन ने वित्त की व्यवस्था की, ठीक है, स्पेन ने जो है वित्त की व्यवस्था की, और यह पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने समुद्री मार्ग से और पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ठीक है, अपने साथ में जो है और भी काफ़ी सारे लोग थे, अकेला नहीं था ये। सांता मारिया नीना इस प्रकार के जो है जहाज़ों को लेकर निकला था ये। ठीक है, और इसने यह भी बताया अपनी यात्रा के माध्यम से कि पृथ्वी जो है वो गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है ऐसा इन्होंने बताया था। 1519 में इसने अपनी यात्रा जो है प्रारंभ की थी। ठीक है, ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1519 में यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, और विद्यार्थियों सांता मारिया और नीना पिंटा, ये जो मैंने अभी नाम बताए जहाज़ों के नाम, ये जहाज़ लेकर मैगलन नहीं निकला था, कोलंबस निकला था। कोलंबस में आप लिख देना। ठीक है, हाँ अभी याद आया है, शांता मारिया नीना व पिंटा, ये 4 जहाज लेकर निकला था कोलंबस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, जहाज़ों के नाम हैं, जहाज़ों के नाम। कोलंबस लेकर निकला था इनको ना, कोलंबस लेकर निकला था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नहीं निकला था मैगलन। ठीक है, मैगलन ने 1519 में अपनी यात्रा प्रारंभ की और पृथ्वी गोल है यह बताया। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी की या पृथ्वी के समुद्री मार्ग से चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कहलाया। साथ में टीम रहती थी, लेकिन जो नाम आता है वो नेतृत्वकर्ता का ही आता है। ठीक है, और अंत में मल्टम के युद्ध में मारा गया। मल्टम के युद्ध में मारा गया कब, 1521 में, 1521 ईस्वी में। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों। एक सेकंड विद्यार्थियों, एक कॉल बज रहा है, मैं उसको थोड़ा शांत कर लेता हूँ। ठीक है, पता नहीं कौन है, बाद में बात कर लेंगे, अभी तो हम इसको बंद करके रख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टम के युद्ध में यह मारा गया था 1521 ईस्वी में। ठीक है, जो बारबोसा थे, बारबोसा आपने नाम सुना होगा, जो भारत में आया था बारबोसा, पुर्तगाली यात्री था और विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो बारबोसा जो थे वो बारबोसा इनके जीजा लगते थे, है ना, बारबोसा का साला था ये। ठीक है,
तो सॉरी, जो भी है देखेंगे। बारबोसा, बारबोसा का साला लगता था, बारबोसा का साला लगता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है मैगलन के बारे में। अब हम बात करते हैं साथियों, ये मैगलन हो गए हमारे। इसके अलावा अन्य जो यात्री हैं उनकी बात कर लेता हूँ मैं। जैसे एक ड्रैक का नाम आता है। ड्रैक जो थे वो इंग्लैंड के थे और 1577 से 80 के बीच में उन्होंने यात्रा की, और कहते हैं कि पहला अंग्रेज था, पहला अंग्रेज जिसने पूरे समुद्र का चक्कर लगाया है ना, ड्रैक। मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँगा ड्रैक का, ड्रैक है ना, 1577 से 80 है ना। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, और पहले अंग्रेज जिसने क्या किया, पृथ्वी का चक्कर लगाया। ठीक है, पहला अंग्रेज जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये ड्रैक हो गए। इसके अलावा अब मैं और कुछ अन्य की बात करूं तो हमारे एक जो है एक नाम मिलता है हमको, कॉर्टेज का नाम मिलता है, जिसने मैक्सिको की खोज की थी, है ना। कॉर्टेज जिसने मैक्सिको की खोज की, कब की थी? 1500 जो है 19 में की थी, है ना। 4 नंबर पे मैं जो है कॉर्टेज की बात करता हूँ। 1519 में मैक्सिको, मैक्सिको को खोजा। ठीक है, मैक्सिको को खोजा था कॉर्टेज ने। और यहाँ की जो एका सभ्यता थी, एका नहीं, एज टका थी, है ना, एज टका सभ्यता, उसको नष्ट किया था, है ना। ठीक है, और एज टका सभ्यता को नष्ट किया। ठीक है, कॉर्टेज ने ये मैक्सिको की खोज की। इसके अलावा एक नाम मिलता है हमको बलबोआ का, है ना, बलबोआ, जिसने क्या खोजा? प्रशांत महासागर खोजा, है ना, प्रशांत महासागर को खोजा। ठीक है, प्रशांत महासागर को खोजा था बलबोआ ने। ठीक है, तो ये थे विद्यार्थियों कुछ प्रमुख प्रमुख नाम जिनकी बात मैंने यहाँ पर की है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक पिजारो, पिजारो का नाम और मिलता है, पिजारो, जिसने 1532 में पेरू को खोजा था, है ना। पिजारो का नाम और मिलता है। तो मैं 6 नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिजारो, है ना। पिजारो ने क्या किया था? 1532 में जो है पेरू को खोजा था, पेरू को खोजा। और पेरू की थी एका सभ्यता, है ना, यहाँ की एका सभ्यता को नष्ट किया। ठीक है, यहाँ की एका सभ्यता को नष्ट किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारी भौगोलिक खोजों से संबंधित जो बातें थी वो मैंने यहाँ पे की। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक ये तो स्पेन के जो अभियान थे वो थे सारे, है ना। इसके अलावा जैसे एक नाम और मिलता है कैबट का, जिसने जो है कैबट ने जो है एक द्वीप खोजा था ना, क्या नाम था उसका? कैबट ने खोजा था न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज की, है ना, कैबट, है ना, कैबट। तो मैं देखो ये स्पेन के हो गए, ये 6 जो थे अभियान, ये स्पेन के हो गए। अब मैं कुछ अन्य की बात करता हूँ, है ना। अन्य में एक कैबट का नाम आता है, जिसने इस न्यू फाउंडलैंड की खोज की थी, है ना, कैबट। अन्य की बात करें, अन्य में एक नाम आएगा कैबट। कैबट ने जो है क्या खोजा था? कैबट ने न्यू फाउंडलैंड की खोज की। ठीक है, कैबट ने न्यू फाउंडलैंड की खोज यहाँ पर की थी। ठीक है,
तो ये था प्यारे साथियों हमारे भौगोलिक खोजों वाला टॉपिक जो हमारे यहाँ पे पूरा होता है। इसको आप बढ़िया तरीके से तैयार करना और अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।